हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं इंटीग्रेटेड केस स्टडीज ऑफ मॉड्यूल नंबर 3 को। जैसा हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था केस स्टडीज के कि मॉड्यूल 3 से रिलेटेड 7-8 केस स्टडीज हैं जो आईसीएआई के मॉड्यूल में, आरटीपीज में, एमटीपीज में टाइम टू टाइम पूछी गई है। और उसमें से 2 केस स्टडी, आई थिंक केस स्टडी नंबर 20 एंड केस स्टडी नंबर 41 जो कंपनी ऑडिट एंड ऑडिट ऑफ डिविडेंड से रिलेटेड थी, उनको हमने कवर करा था। इस सेशन के अंदर हम चैप्टर 11 के रिलेशन में, ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिलेशन में 3 केस स्टडीज हैं। केस स्टडी नंबर 2, केस स्टडी नंबर 4 एंड केस स्टडी नंबर 42। तो इस सेशन में हम इन 3 केस स्टडीज को डिस्कस करने वाले हैं। केस स्टडीज की डिस्कशन करते वक्त 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो मॉड्यूल 3 कंपनी ऑडिट के ना होकर ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट के हो सकते हैं, टैक्स ऑडिट का हो सकता है, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर आपकी कोई बहुत एडवांस्ड नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स दैट आर गिवन इन द क्वेश्चन, यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन विद ईज। सो स्टार्ट करते हैं केस स्टडी नंबर 2 के साथ। पहले फैक्ट्स पढ़ लेते हैं केस के। मेसर्स बजाज एंड एसोसिएट्स हैव बीन अपॉइंटेड एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ पीएनजीसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23। पीएनजीसी एक लिस्टेड कंपनी है dealing in the manufacture of iron and steel bar and among the top 1000 listed entity. Financial year 2023 is the first year after incorporation. Company duly complied with SEBI LODR regulation 2015. When the audit was started, management discussed with Mr. Bajaj about the strong internal control system of the company. Management discussed about the whistleblowing policy of the company, HR policies, company code of conduct, ethics policies. Mr. Bajaj was told that audit team can rely on the information provided to them and the entity level control without any second thought. Management advised the auditor not to waste time in checking direct entity level control and instead concentrate on indirect entity level controls. मीन्स मैनेजमेंट कह रही है डायरेक्ट लेवल, एंटिटी लेवल कंट्रोल इतने स्ट्रॉन्ग है, आपको उनको एग्जामिन करने की आवश्यकता नहीं है। यू कैन फोकस ओनली ऑन द इनडायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल। जो इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं आप उसको बिना इवैल्यूएशन किए टोटली रिलाई कर सकते हो उस पर। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता। आपने जो इंफॉर्मेशन दी, मैं उस इंफॉर्मेशन की एडिक्वेसी को, उस इंफॉर्मेशन की कंप्लीटनेस को, उस इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी को चेक करूंगा, इवैल्यूएट करूंगा मैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को। Further, PNGC has constituted its qualified audit committee and risk management committee. Very good. Since financial year 22-23 was the first year after incorporation, the meetings of both committee were held twice during the year. साल में 2 बार हुई है बस दोनों कमेटीज की मीटिंग। ऑडिट कमेटी की साल में 4 बार मीटिंग होना जरूरी होता है, मिनिमम 4। और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी 2 है, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैड देयर मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 4 बार मीटिंग की। वेरी गुड। टिल द सेकेंड मीटिंग कंपनी हैड 5 डायरेक्टर्स। 2 मोर डायरेक्टर्स ज्वाइंड द कंपनी आफ्टर द फर्स्ट मीटिंग ओनली। स्टैट्यूटरी ऑडिटर कंसीडर्ड इट्स implication while certifying corporate governance as per SEBI regulation. The annual remuneration of one of the non-executive director, Mr. Sushil, exceed 10% of the total annual remuneration payable to all non-executive director. ये लाइन इंपॉर्टेंट है। Company, however, did not obtain the approval of shareholders by special resolution. Also, auditor found that one of the independent directors, Ms. Rupali, is already independent director in 7 other entities. एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लिस्टेड एंटिटी का मैक्सिमम 7 एंटिटीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है।
Out of the 7 entities, equity shares of 4 entities are listed on stock exchange. इस पर्पस के लिए सिर्फ उन एंटिटीज को कंसीडर किया जाता है जिनकी इक्विटी लिस्टेड है. ध्यान आ रहा है? फर्दर, while conducting the audit, auditor found that a management discussion and analysis report is a part of the director report. ठीक है? With respect to the non-financial information like industry structure, development, opportunities, threat, auditor was asked by the management to verify those particular facts and to comment on the same. ऑडिटर को कहा गया वेरीफाई करो. मेरी ड्यूटी नहीं बनती, मैं रिव्यू जरूर करूंगा बट मैं वेरीफाई करूं. व्हाई आई विल वेरीफाई? सिंस फाइनेंशियल ईयर 22-23 is the first year, company is in the process of exploring the market and venturing towards its expansion plan. Management approached the bank for the purpose of raising fund. Management accordingly requested the auditor to mention in their audit report or the compliance certificate about the entity future viability. ना तो मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिख सकता हूं, ना ही ये चीज मैं अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सर्टिफिकेट में लिखूंगा कि कंपनी की फ्यूचर वायबिलिटी का एश्योरेंस दे रहा हूं मैं. नो. फर्दर, इन वन ऑफ द मीटिंग्स ऑफ ऑडिट कमेटी, internal control system and auditor report were discussed. Mr. Bajaj was also present at the meeting and audit committee called for the comments of Mr. Bajaj, if any. Certain important decisions regarding the changes in the internal control system were duly taken by the majority voting. Based on the above fact, we need to answer the following question. So question में काफी सारे facts दिए गए हैं. क्वेश्चन किन पर बने हुए हैं, बेस्ड अपॉन दैट हमें आंसर देने हैं. पहला क्वेश्चन, what should be Mr. Bajaj audit plan regarding the checking of direct entity level control and indirect entity level control after considering the management advice. क्वेश्चन में कहा गया है मैनेजमेंट ने मिस्टर बजाज को एडवाइस दी है आप डायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल्स पर बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव प्रोवाइडेड टू यू कैन टोटली रिलाई ऑन दैट एंड नो नीड टू एग्जामिन द डायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल. इट विल बी अ कंप्लीट वेस्टेज ऑफ टाइम एंड हेंस मैनेजमेंट एडवाइज द ऑडिटर to concentrate on indirect entity level control, but that will be against the audit approach that is required in this situation. Auditor is required to evaluate effectiveness of both direct as well as indirect entity level controls. Mr. Bajaj should check the indirect entity level control in detail and he can skip. No. Mr. Bajaj should check the direct entity level control in detail and he can skip checking of indirect entity level control. No. Mr. Bajaj should evaluate and understand both direct entity level as well as indirect entity level and should accordingly decide nature, timing, extent of audit procedure. This is the correct approach in this situation. Further, this is the first year of company after incorporation for which the audit is being carried out. Mr. Bajaj should check indirect entity level controls in detail as it relates the business process and account balance and contribute indirectly to the effective operation of direct ELC and hence he can skip. No. Skip करने का तो मतलब ही नहीं होता. Not at all. Next question. Question number 2. Is the company justified in holding meetings of audit committee? No. There should be at least 4 meetings of the audit committee in a year. Risk management committee twice. That's okay. As per regulation number 21, risk management committee is required to hold at least 2 meetings. Whereas as per regulation number 18, at least 4 meetings were required. Yes, no. Company is not justified in holding 2 meetings of both the committees. As the audit committee should meet at least 4 times in a year and risk management committee can meet
once in a year? No. Company is not justified in holding 2 meetings of audit committee, as audit committee should meet at least 4 times in a year. Regulation number 18. However, company is justified in holding 2 meetings of risk management committee. That's okay. Company is justified as it is at the discretion of the board. No. अब ऐसी सिचुएशन पे जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ऑडिट कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का, तो मैंने आपको ध्यान हो तो क्लास के अंदर इसका एक चार्ट भी बनवाया था कमेटीज का, ये रहा। ऑडिट कमेटी, एनआरसी, एसआरसी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। तो उसके अंदर ऑडिट कमेटी की साल में कम से कम कितनी मीटिंग, एटलीस्ट 4 और 2 मीटिंग के बीच का गैप 120 डेज से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। जबकि रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के अंदर कितनी मीटिंग, एटलीस्ट 2 मीटिंग्स के बीच का गैप 180 डेज से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से क्वेश्चन वो एनआरसी को बीच में ला सकता था, वो स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी को ला सकता था। तो ये रेगुलेशन नंबर 18 एंड रेगुलेशन नंबर 21 के ऊपर प्रोविजंस थे। तो जब आप इस तरीके से एमसीक्यूज करें तो एक बार इधर क्लास नोट्स को या बुक को रेफर करिए, रिवीजन हो जाएगी इस बहाने से। नेक्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू द मीटिंग्स ऑफ ऑडिट कमेटी अटेंडेड बाय मिस्टर बजाज, व्हाट ऑल राइट्स कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय मिस्टर बजाज while attending the meetings of audit committee? Section 177 of the Companies Act 2013 provides that auditor has a right to be heard in the meetings of audit committee. Auditor has a right to be heard, but do not have the right to vote at the meetings of the audit committee. देखिए उसके बेसिस पर आंसर, auditor has a right to be heard and to vote in the meetings of audit committee. No. ऑडिट कमेटी की मीटिंग्स में ऑडिटर डू नॉट हैव द राइट टू वोट। मिस्टर बजाज हैज राइट टू वोट इन द मीटिंग्स ऑफ ऑडिट कमेटी? नो। मिस्टर बजाज बीइंग स्टैट्यूटरी ऑडिटर डज नॉट हैव राइट टू बी हियर्ड? रॉन्ग। मिस्टर बजाज हैज राइट टू बी हियर्ड इन द मीटिंग्स ऑफ ऑडिट कमेटी व्हेन इट कंसीडर द ऑडिट रिपोर्ट, बट शैल नॉट हैव द राइट टू वोट। बट शैल नॉट हैव द राइट टू वोट। तो जब आप इसको पढ़ें तो आपकी ड्यूटी बनती है एक रिवीजन करने के लिए, आप मेन बुक पर जाओ, क्लास नोट्स में जाओ, कहीं पर भी जाओ, तो एक बार ये रिलेटेड प्रोविजंस कहां पर कवर है वो रेफर करिए। अब वो प्रोविजन कहां कवर है? सेक्शन नंबर 177 के अंदर कवर है। ऑडिटर के क्या राइट्स है इन रिलेशन टू ऑडिट कमेटीज? ऑडिटर्स राइट टू बी हियर्ड, सेक्शन 177 सबसेक्शन 7, auditor of a company and key managerial personnel shall have the right to be heard in the meetings of the audit committee when it considers the auditor report, but shall not have the right to vote. तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ये प्रोविजन कहां पर आया है? सेक्शन 177 सबसेक्शन 7 के अंदर। उसी तरह से रेगुलेशन 18 एंड रेगुलेशन 21 के प्रोविजंस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विद रिस्पेक्ट टू द एनुअल रेम्यूनरेशन पेएबल बाय पीएनजीसी लिमिटेड टू मिस्टर सुशील, क्या कंपनी करेक्ट है इन नॉट ऑब्टेनिंग द अप्रूवल बाय स्पेशल रेजोल्यूशन शेयर होल्डर की अप्रूवल ना लेने पर? बिल्कुल। स्पेशल रेजोल्यूशन से अप्रूवल कब चाहिए? जब एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के रेम्यूनरेशन के 50% को क्रॉस करता है। तो अब जब यह बात आ गई तो आप एक काम करिए, क्या काम करना है? स्पेशल रिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट कब होगी? इन केस ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर। तो उस रेगुलेशन के पर चलिए और स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट को देख लीजिए। रेगुलेशन नंबर 17 सब रेगुलेशन 6, और इसका मैंने आपको नोट भी कराया था, ये रहा। स्पेशल रेजोल्यूशन कब चाहिए? 2 सिचुएशन।
नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के केस में यदि एनुअल रेम्यूनरेशन एक सिंगल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का एक्सीड करता है 50% ऑफ द टोटल रेम्यूनरेशन टू ऑल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। एक सेकेंड, तो एसआर इज टू बी पास्ड। और दूसरा प्रोविजन क्या था? अब क्वेश्चन नॉन एग्जीक्यूटिव पर है तो एग्जीक्यूटिव भी पढ़ लो ना साथ साथ। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के केस में जो प्रमोटर्स है, यदि एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन एक्सीड करता है कंपनी के प्रॉफिट के 2.5% और 5 करोड़ विच एवर इज हायर से, और सारे के सारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का एग्रीगेट रेम्यूनरेशन एक्सीड करता है नेट प्रॉफिट के 5% से, देन आल्सो स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। हमारी जो केस स्टडी है, इस केस स्टडी के अंदर क्या प्रोविजन दिया गया है? इस केस स्टडी के अंदर बताया गया है कि जो रेम्यूनरेशन दिया गया है वो एक डायरेक्टर को, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को 10% से ज्यादा है। 50% से ज्यादा तो नहीं है ना, तो स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं चाहिए, बात खत्म। कंपनी इज नॉट करेक्ट, कंपनी करेक्ट है। कंपनी इज करेक्ट इन नॉट ऑब्टेनिंग द अप्रूवल as no such approval is required in this case. Company is correct in not obtaining the approval through special resolution as no such approval is required irrespective of the amount of annual salary payable to Mr. Sushil. यदि ये 50% से क्रॉस कर जाता ऑफ द टोटल रेम्यूनरेशन ऑफ ऑल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए था, तो ये तो गलत हो गया। कंपनी इज करेक्ट एज सैलरी पेएबल टू डायरेक्टर इज अ मैटर ऑफ कंसर्न टू बी डिस्कस्ड अमंग ऑल द डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स आर कंसर्न विद द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कंपनी। नो, इसका आंसर रेगुलेशन 17 सब रेगुलेशन 6। तो इस तरह से जब ये एक रेगुलेशन का क्वेश्चन आया तो आपको करना क्या है, एक बार क्विक रिवीजन ले लो पूरा का पूरा, ये कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं रेगुलेशन 17 सब रेगुलेशन 6 की, एंड एट द सेम टाइम व्हाट आर द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स एज पर शेड्यूल नंबर 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, what is the responsibility of the Messrs Bajaj and Associate as far as management discussion and analysis report is concerned? जो मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस का पार्ट है उसको मैं वेरीफाई क्यों करूंगा? आई विल रिव्यू इट ओनली, और यदि मुझे कोई चीज गलत मिलती है तो मैं उसको कंप्लायंस सर्टिफिकेट में फैक्ट उसका स्टेट कर दूंगा, अदरवाइज आई एम नॉट लायबल टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन ओवर दिस। Should verify, na. Should verify, na. Messrs Bajaj and Associates is required to review, yes. Review करूंगा मैं compliance with the disclosure requirements and need not verify the facts related to the non-financial information that is reflected in the management discussion and analysis report. Verification मेरी ड्यूटी नहीं है, साथ साथ ऐसे 720 का रेफरेंस भी ले लो, 720 का रेफरेंस, अदर इंफॉर्मेशन, तो ये एनुअल रिपोर्ट के अंदर दी गई अदर इंफॉर्मेशन ही तो है, राइट? तो ये जो चीज है ये पढ़ी कहां थी आपने? शेड्यूल नंबर 5 के अंदर। शेड्यूल 5 का मैंने आपको एक कंप्लीट ब्रेकअप कराया था, रादर दोनों शेड्यूल्स का कराया था। तो जब आप इस चीज को पढ़ रहे हैं तो दोनों शेड्यूल्स का एक ब्रेकअप आपके माइंड में एकदम से आ जाना चाहिए। शेड्यूल सेकंड का ब्रेकअप, शेड्यूल सेकंड के अंदर पार्ट ए बी सी डी ई, फिर शेड्यूल 5 का ब्रेकअप। जो शेड्यूल 5 का ब्रेकअप है उसका पार्ट ए रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर का था, पार्ट बी मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस का था। तो थोड़ी सी चीजें रेफरेंस जरूरी है। शेड्यूल 5 पार्ट बी। आगे बढ़ते हैं।
What should Messrs Bajaj and Associates do with respect to management request to the auditor regarding mentioning about company's future viability? बिल्कुल भी नहीं। मैं जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सर्टिफिकेट देता हूं एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ शेड्यूल 5 पार्ट नंबर याद आ रहा है ई, पार्ट ई, तो उसके अंदर मैं क्लियरली इस चीज की बात करता हूं कि मैं कोई फ्यूचर वायबिलिटी का एश्योरेंस नहीं दे सकता। अब उसकी बात कर लो तो एक बार क्विकली आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो कंप्लायंस सर्टिफिकेट ऑडिटर इशू करता है उसको क्विकली दोबारा से रिवाइज कर लेना चाहिए। कंपनी shall obtain a certificate from the auditor or practicing company secretary regarding compliance of conditions of corporate governance and that should be attached to director's report। और इसका एक परफॉर्मा सर्टिफिकेट भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था रिलायंस रिपोर्ट में। रिलायंस की रिपोर्ट आपके साथ डिस्कस की थी और इसके अंदर मैंने आपको यह सर्टिफिकेट भी दिखाया था और उस सर्टिफिकेट के अंदर यही ओपिनियन आ रही थी। और इसमें पॉइंट नंबर 10, हमारी जो रिपोर्ट है ये कोई एश्योरेंस नहीं है as to the future viability of the company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the company। तो ये चीजें जो हमने क्लास के दौरान डिस्कस की थी, यदि ये चीजें याद हैं तो बड़े आराम से आप केस स्टडी कर सकते हैं। नहीं याद कोई दिक्कत नहीं, केस स्टडी के बहाने रिवाइज हो जाएंगी। तो क्या मिस्टर बजाज मेंशन कर सकते हैं? कैन मेंशन, नो, कांट मेंशन about the company's future viability in its compliance certificate or auditor report as both the document are not an assurance as to the future viability of the entity। So in this manner you need to cover these case study। जब भी मैं एमसीक्यू कराता हूं या केस स्टडी कराता हूं तो मैं आपको एक चीज हमेशा कहता हूं कि इन केस स्टडीज को या एमसीक्यूज को ऑब्जेक्टिव एबीसीडी टिक करना नहीं है, रादर कॉन्सेप्ट की रिवीजन करना है जिससे आप इन केस स्टडी को तो समझ ही सकें अच्छे से, रादर आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो सके जो आपको हेल्प करेंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को इन अ बेटर मैनर अटेम्प्ट करने के लिए। चलिए, ये हो गई हमारी केस स्टडी नंबर 2। अब हमें कौन सी केस स्टडी डिस्कस करनी थी? 2 हो गई 4। केस स्टडी नंबर 4 अगेन सेबी एलओडीआर पर बेस्ड है। केस स्टडी 4, एबीसी लिमिटेड is a manufacture company having 3 manufacturing facilities in India and ranked within top 500 listed companies on stock exchange in India। Company marked turnover of Indian rupees 15,000 crore, profit before tax 2,000 crore, बहुत बड़ी कंपनी है। Company has not accepted any deposits from the public since incorporation। मिस्टर ए जो है कंपनी के प्रमोटर हैं एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं। मिस्टर बी ए का बेटा है जो एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कंपनी का। ग्रेजुएट डिग्री है फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम आईआईएम अहमदाबाद, वेल एजुकेटेड पर्सन। एबीसी लिमिटेड ने ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, सारी कमेटी बना रखी है इन अकॉर्डेंस विद एलओडीआर रेगुलेशन। ड्यूरिंग ओवरसाइट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस एंड इट्स डिस्क्लोजर बाय ऑडिट कमेटी, कमेटी नोटेड दैट कंपनी हैज डिस्क्लोज्ड कॉन्टिजेंट लायबिलिटी ऑफ 200 crore on account of retrospective increase in wages।
रेट्रोस्पेक्टिव इंक्रीज है तो उसका कॉन्टिजेंट लायबिलिटी दिखा रखा है। Majority of the member of the committee were of the view that such retrospective increase is certain and company is liable to pay, therefore इसका provision बनाना चाहिए, instead disclosure as a contingent liability. Accordingly, audit committee requested the management to revisit current treatment of retrospective increased wage of contract labor. Further, report of internal auditor of one manufacturing facility was presented in audit committee meeting by management. Internal auditor highlighted that the current controls are not adequate and this poses a risk of fraud. Audit committee member decide to appoint expert consultants to investigate or review the internal financial control for vendor payment process. Stakeholder relationship committee was responsible for looking into various aspects of interest of shareholder, debenture holder, other security holder. Committee authorized Mr. P, company secretary, to deal with any queries and concerns of the stakeholder. Stakeholder relationship committee last met on June 21, not met during financial year 22-23. At least एक मीटिंग तो चाहिए ही थी या नहीं चाहिए? As there was no communication to stakeholder relationship committee for any stakeholders concerns. Okay. On the basis of these facts, you are required to answer the following MCQs. First one, पहला क्वेश्चन, select best course of action to ensure compliance with section 177 in a relation to establish vigil mechanism where directors and employees can report genuine concern. क्या आपको सेक्शन 177 सब सेक्शन 9 विजिल मैकेनिज्म एक बार क्विकली रिवाइज कर लेना चाहिए? डेफिनेटली यस। लिस्टेड कंपनीज के अंदर विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लिमिट्स एक विजिल मैकेनिज्म का होना जरूरी है, सो दैट डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज कैन raise their concerns with using that vigil mechanism. This vigil mechanism must be published on the website of the company and must provide for safeguards against victimization of the person who avail this vigil mechanism. So accordingly, हमें एक बार क्विकली सेक्शन 177 सबसेक्शन 9 एंड सबसेक्शन 10 के अंदर जो विजिल मैकेनिज्म के प्रोविजंस हैं उनको क्विक रिवाइज करना चाहिए। आंसर तो मुझे पता है कि बड़ा आराम से आप उसके आंसर को कर पाएंगे, लेकिन एक क्विक रिवीजन इस बहाने से आपकी और हो जाएगी। बीओडी चल रहा है, रोल ऑफ ऑडिट कमेटी, विजिल मैकेनिज्म किसके लिए? फॉर द डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। पर्पस to report the genuine concerns or grievances. Requirement, every listed company and unlisted company जिन्होंने पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करे या मनी बोरो की फ्रॉम बैंक और पीएफआई एक्सीडिंग ₹50 करोड़। क्वेश्चन ने आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया कि कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करे हैं पब्लिक से, लेकिन ये कंपनी तो एक लिस्टेड कंपनी है। तो लिस्टेड कंपनी है तो इस कंपनी के अंदर विजिल मैकेनिज्म का होना जरूरी है। एबीसी लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी, देयरफॉर एबीसी लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश द विजिल मैकेनिज्म वेयर डायरेक्टर एंड एम्प्लॉइज कैन रिपोर्ट जेन्युइन कंसर्न्स। बिल्कुल सही। विजिल मैकेनिज्म इज एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनीज ओनली? नो। As per section 177, it is not mandatory. गलत। ABC Limited is a listed company but have not accepted deposits from public. यहां पर आप फंस सकते हो। आपको लगेगा हाँ डिपॉजिट का कोई प्रोविजन तो था, लेकिन यदि आप अब रिवाइज कर लोगे, लिस्टेड कंपनी में कोई कंडीशन नहीं देखी जाती है। ये डिपॉजिट की कंडीशन कहां देखी जाती है? अनलिस्टेड कंपनीज के अंदर देखी जाती है। तो ये वाला पॉइंट भी हो गया गलत। आंसर आ गया ए।
सेकेंड क्वेश्चन, एज ऑन April 1, 2023, Board of Director would like to appoint Mr. B as chairperson of the board of ABC. Mr. B कौन है? एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है अभी. You are required to provide assistance to ABC Limited to determine compliance with SEBI LODR regulation. ये जो है ना, ये सन है किसका? ऑफ मिस्टर ए. यही कहा गया था ना क्वेश्चन में, मिस्टर ए का. और मिस्टर ए कौन है? मिस्टर ए है कंपनी के प्रमोटर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. 2022 की अमेंडमेंट से पहले एक प्रोविजन था, टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज के अंदर जो चेयरपर्सन है, ही शुड नॉट बी रिलेटेड टू द मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. लेकिन अब वो प्रोविजन तो हट गया है. अब क्या करें? क्या एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो रिलेटेड है किसके साथ? प्रमोटर के साथ, क्या वो आज की डेट में अपॉइंट हो सकता है? हो तो सकता है. इसका एक प्रोविजन यदि आपको ध्यान आ रहा हो, रेगुलेशन नंबर 17 सब रेगुलेशन के अंदर मैंने आपको कराया था कि यदि चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और वो रिलेटेड है किसके साथ? प्रमोटर के साथ, तो उसमें एक कंडीशन थी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की. ये रहा. यदि चेयरपर्सन एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और वो प्रमोटर नहीं है या नॉट रिलेटेड टू प्रमोटर है, तो आज की डेट में यदि चेयरपर्सन एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है या वो साथ ही रिलेटेड है किसके साथ? प्रमोटर के साथ, तो कंपनी का लगभग 50% मिनिमम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए. अब क्वेश्चन तो ये है, क्या मिस्टर बी जो एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है हमारे क्वेश्चन में, क्या वो कंपनी के चेयरपर्सन अपॉइंट किए जा सकते हैं और वो रिलेटेड है किसके साथ? कंपनी के प्रमोटर के साथ. अब इसका आंसर तो ये बनता है यस, ही कैन बी. ही कैन बी, क्योंकि जो पुराना प्रोविजन था, मैं पुराना प्रोविजन मैंने रखा हुआ है अपने पास, मैं आपको रीड करके सुनाता हूं. जो अमेंडमेंट आई थी 2022 की, उसमें हट गया था. मैं रीड कर रहा हूं, सुनिएगा. विद इफेक्ट फ्रॉम April 1, 2022, टॉप 500 लिस्टेड एंटिटी शैल इंश्योर दैट चेयरपर्सन शैल बी अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड नॉट रिलेटेड टू मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. आज की डेट में ये प्रोविजन एग्जिस्ट नहीं करता. तो इसका आंसर क्या होगा? क्या मिस्टर बी एलिजिबल है टू बी अपॉइंटेड? जी हां. एज ही होल्ड रेलिवेंट डिग्री विद रेलिवेंट एक्सपीरियंस. ये कोई क्राइटेरिया नहीं है. क्या मिस्टर बी एलिजिबल है? जी हां. एज ही इज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो चेयरपर्सन बन सकता था. बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट में चेंज आ जाता. मिस्टर बी इज नॉट एलिजिबल एज ही इज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. ये तो बिल्कुल गलत हो गया. मिस्टर बी इज नॉट एलिजिबल एज ही इज रिलेटिव ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. यदि मैं अमेंडमेंट को कंसीडर नहीं करता तो इसका आंसर है ये. बट यदि मैं अमेंडमेंट को कंसीडर करता हूं, जो हमें करना ही करना है, अमेंडमेंट तो कंसीडर करनी है ना, तो अब इसका आंसर ए भी है, बी भी है, लेकिन ये कंडीशंस हो जाती हैं खत्म. इस क्वेश्चन को चेंज किया जाना चाहिए था, बट चेंज नहीं किया मैंने. रीजन यही था कि हो सकता है
हो सकता है ऐसा सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल में इसको अपडेट नहीं करा, और लेटेस्ट स्टडी मटेरियल में होना चाहिए था, बट नहीं है अपडेटेड। कोई बात नहीं, मैंने आपको इसीलिए ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में दिया कि यदि ये एग्जाम में आ जाए तो आपको क्या करना। अब एग्जाम में आ जाए तो आप आंसर डी सेलेक्ट कर लीजिएगा इसका, यदि ये सेम ऑप्शन देता है तो, बट अदरवाइज टेक्निकली आज इसका आंसर है मिस्टर बी इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन। वो एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और रिलेटेड है प्रमोटर का, कोई बात नहीं। लॉ के अंदर जब खुद ये कंडीशन लिखी हुई है कि यदि एक पर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और चेयरपर्सन है, और सॉरी रिलेटेड है प्रमोटर का, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होंगे उसकी बात कर रखी है। तो इसका मतलब यह हुआ कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चेयरपर्सन बन सकता है यदि वो रिलेटिव भी है तो प्रमोटर का। तो इसका आंसर बेसिकली ए बी दोनों ठीक है, कंडीशंस को काटता हूं तो ये क्वेश्चन या तो चेंज होगा या तो इस क्वेश्चन की ऑप्शन चेंज होकर के आएंगी। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, ठीक, लेकिन अब क्वेश्चन यदि बिल्कुल सेम आ गया तो आप आंसर डी लिखाना, बेशक वो गलत है लिखाना डी, लेकिन क्वेश्चन चेंज कर दिया, ऑप्शन चेंज कर दी, देन अकॉर्डिंगली दिमाग लगाना और सही आंसर सेलेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी लिमिटेड कंपनी हैड not conducted any meeting of stakeholder relationship committee। अरे एक तो कर लो, कम से कम एटलीस्ट वन मीटिंग तो रिक्वायर्ड है। कंपनी वांट्स टू नो द फ्रीक्वेंसी, कौन सी रेगुलेशन, अच्छा लिखी हुई है रेगुलेशन 20, एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, एटलीस्ट वंस, एंड हेंस नॉन कंप्लायंस है ए आंसर। एटलीस्ट 4 नो। ऑथोराइजेशन दे दी पी को तो कोई मीटिंग की जरूरत ही नहीं थी, गलत। वॉलंटरी नो, ए आंसर। एटलीस्ट 1 मीटिंग इज टू बी कंडक्टेड। तो ये हमारा केस नंबर 4 हो गया। अब इसके बाद केस 42 करना था हमें, एक सेकेंड, लिखा हुआ है ना मैंने, जी हां, केस स्टडी नंबर 42। ULIP Limited is a public company listed on the National Stock Exchange। शेयर कैपिटल है 150 करोड़ रुपीस की। SRS and company is being appointed as its statutory auditor for financial year 22-23 and Mr. Raj is appointed as the engagement partner on behalf of the firm to conduct the said audit assignment including limited review and other assignments। आप रीड करिए, मैं भी रीड कर रहा हूं और जो मेन पॉइंट है मैं उसको अंडरलाइन करूंगा। Mr. Raj was conducting limited review for the second quarter and while adhering to the responsibilities as conferred upon by SA 250, he evaluated implications of non-compliance in relation to other aspects including auditor risk assessment and reliability of written representation and conclude withdrawal from engagement was necessary। In the given circumstance, after seeking legal advice, even though non-compliance was not material, but as the management and TCWG refrained from taking remedial action,
ही कंसीडर्ड एप्रोप्रिएट, एंड ये विड्रॉल प्रोहिबिटेड भी नहीं है किसी लॉ के अंदर। तो वो विड्रॉ करना चाह रहा है एंड विड्रॉल एज सच इज नॉट प्रोहिबिटेड। मिस्टर राज on behalf of SRS and company brought to the notice of the audit committee all his concerns with respect to proposed resignation. After issuing the necessary report, SRS gave its resignation at 1 p.m. on 20th November 22 via its official email ID along with detailed reasons. Later, ULIP ने at 4 p.m. 21st of नवंबर को अपने ऑफिशियल ईमेल आईडी के थ्रू अथॉरिटी को फॉरवर्ड करा। ध्यान आ रहा है? सेबी का सर्कुलर जो डिस्कस किया था हमने चैप्टर 11 के बिल्कुल लास्ट में, 24 घंटे विद इन 24 आवर आपको इंटीमेशन देनी होती है। कौन सी अथॉरिटी? रेलिवेंट स्टॉक एक्सचेंज को। SRS and company filed the statement with respect to resignation in the prescribed form and with the registrar on 15th of January. Section 140 subsection 2 ये कहता है विद इन 30 days of the resignation आपको फॉर्म नंबर 82 के अंदर रिपोर्ट करना होता है, एक स्टेटमेंट देनी होती है रेजिग्नेशन की। रिजाइन करके चला गया, कैजुअल वैकेंसी आ गई, ऑडिट कमेटी ने रिकमेंडेशन दी बोर्ड को, ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशन बोर्ड ने उसको वापस रेफर बैक कर दी रिकंसिडरेशन के लिए। ऑडिट कमेटी ने रिकंसिडरेशन के लिए मना कर दिया, बोर्ड डिसएग्री है इस बात से और उन्होंने चावड़ा एंड कंपनी 15 दिसंबर को उनको अपॉइंट कर दिया। ओके, मेंबर्स ने ये अप्रूवल दे दी 3 फरवरी को। काफी कुछ इंटरेस्टेड फैक्ट्स है इस केस स्टडी के अंदर। अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या है। Whether the reasons for the withdrawal from the engagement can be considered justifiable in the light of the fact कि non-compliance was not material। यदि वो लीगल एडवाइस लेने के बाद ऑडिटर कह रहा है कि विड्रॉ कर लेना चाहिए और ये विड्रॉल लॉ एंड रेगुलेशन में कहीं पर भी प्रोहिबिटेड नहीं है, इट्स ओके। यदि ऑडिटर विड्रॉ कर रहा है, उसके अपने कंसर्न्स हैं, बेशक वो नॉन कंप्लायंसेस मटेरियल नहीं थे इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट्स ओके, आप रिजाइन कर सकते हैं। यस, एज सच अ विड्रॉल वाज नॉट प्रोहिबिटेड बाय एनी रेगुलेशन। यस, एज ऑडिटर हैज ऑब्टेन लीगल एडवाइस फॉर द सेम and also such a withdrawal was not prohibited by any law and regulation। दोनों बातें सही। yes, in exceptional case auditor may consider for such withdrawal provided that withdrawal is not, ये तो आपने स्टैंडर्ड्स की लैंग्वेज लिख दी। in exceptional case yes, as it does not matter whether non compliance is material or not, मैनेजमेंट शुड नॉट रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग द रेमेडियल एक्शन। लॉ की लैंग्वेज ये है, आंसर सारे के सारे करेक्ट है, बट बेस्ट वन जो नजर आता है, सबसे बेस्ट वन वो सी है। आंसर सारे करेक्ट, अपनी अपनी कंडीशंस के बेसिस पर ठीक लग रहे हैं, लेकिन जो बेस्ट आंसर बनता है वो इस केस में सी है, ऑडिटर रिजाइन कर सकता है। तो ये टॉपिक बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड है? जो हमारा लास्ट टॉपिक था रेजिग्नेशन वाला, उसके ऊपर बेस्ड है। जो हमने लास्ट में सेबी का सर्कुलर पढ़ा था, ये 2019 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन कंटिन्यूएशन टू क्वेश्चन नंबर 2, if it is assumed
that auditor was prohibited by any law or regulation from such withdrawal, then how he would have reported the non-compliance in the audit report? यदि वो विड्रॉ नहीं करता तो क्या वो रिपोर्ट को क्वालिफाई कर रहा है, या अदर मैटर पैरा, एम्फेसिस ऑफ मैटर, या वो ओपिनियन नहीं दे रहा? चीजें मटेरियल तो थी ही नहीं। क्वेश्चन कह रहा है चीजें मटेरियल नहीं है, बट सर्कमस्टांसिस ऐसे थे कि उसको कुछ कंसर्न्स है। तो ऐसी सिचुएशन में कंसीडरिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ एसए 706, जो बेस्ट पैरा बनता है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, वो है अदर मैटर पैरा। क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर तो मैं दूंगा ही नहीं। रीजन, ये जो नॉन कंप्लायंसेस थे ये मटेरियल तो थे ही नहीं। यूलिप लिमिटेड was required to disclose to which authority detailed reason, जहां पर उनके शेयर्स लिस्टेड हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर। कब तक? रिजाइन किया था 20 नवंबर। यहां मिनिस्ट्री गलत हो गया, यहां पर सेबी गलत हो गया, डेट भी गलत हो गई। 20 नवंबर को रिजाइन किया 1 PM पर, तो 24 आवर्स 1 PM 21 नवंबर टू द स्टॉक एक्सचेंज, ये पॉइंट मैंने आपको क्लास में नोट भी कराया था और कहा था ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर आती है बात। एज अर्ली एज पॉसिबल बट नॉट लेटर देन 24 आवर्स ऑफ रिसीट ऑफ रेजिग्नेशन। What could be the penalty? इसके मैंने आपको एग्जाम्पल भी कराए हुए हैं। सेक्शन 140 सबसेक्शन 3 के अंदर पेनल्टी है 4, डिले फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ रेजिग्नेशन। मिनिमम पेनल्टी कितनी है? 50,000 और ऑडिट फीस विच एवर इज लोअर। एडिशनल पेनल्टी कितनी है? 500 रुपए पर डे आफ्टर दी फर्स्ट। मैक्सिमम पेनल्टी 2 लाख रुपए की। मिनिमम कितनी लगेगी? 40,000 रुपए। एडिशनल 500 रुपए पर डे। कितने दिन का डिले है वो देख लो। रेजिग्नेशन है 20 नवंबर का, फाइलिंग है 15 जनवरी की। कितने दिन का डिले आ गया? 20 नवंबर 15 जनवरी। 20 नवंबर से 30 डेज का तो आपको टाइम ही दिया जाता है। दैट मीन्स 20 दिसंबर तक का तो आपके पास इन जनरल टाइम था। इसके बाद आफ्टर दी फर्स्ट एक दिन और छोड़ दिया जाता है, मींस 21 दिसंबर। 21 दिसंबर से लेकर के बाद से 15 जनवरी। 15 जनवरी कितने दिन बने? 10 दिन तो दिसंबर के हो गए और 15 दिन जनवरी के, टोटल हो गए 25 दिन। अब 20 नवंबर से 15 जनवरी निकाल लो बेशक। 20 नवंबर से 15 जनवरी 10 दिन नवंबर के, 31 दिन दिसंबर के, 15 दिन जनवरी के, टोटल हो गए ये 56 डेज हैं। लेकिन इसमें से 30 तो अलाउड ही होता है, 30 डेज के अंदर तो आप फाइलिंग कर ही सकते हैं। और 30 के बाद एक दिन आफ्टर द फर्स्ट लॉ में यूज किया गया है। तो बच गए कितने मेरे पास? 56 माइनस 30 माइनस 1, 25 दिन इंटू में 500, 12,500 रुपए। टोटल बन गया ये 52,500। कैन नॉट एक्सीड 2 लाख। इट्स ओके। आंसर 52,500 रुपीज पेनल्टी प्रोविजन सेक्शन 140 सबसेक्शन 3 के।
ये जब मैंने आपको क्लास के अंदर कराया भी था, आई थिंक मैंने उस टाइम पर भी आपको इसका एग्जाम्पल जरूर दिया होगा। चैप्टर 6 कंपनी ऑडिट, चैप्टर 6 144 स्पेशल नोटिस, ये रहा रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर का, जिसमें हमने 4-5 एग्जाम्पल भी डिस्कस करे थे इसी तरह से। ऑब्जेक्टिव यही था कि इसका कोई एमसीक्यू बनकर आ गया तो आपको इस न्यूमेरिकल को करना आना चाहिए, कैसे हम पेनल्टीज को कैलकुलेट करेंगे पर डे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूज। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द लास्ट डेट अवेलेबल विद द बोर्ड ऑफ यूलिप लिमिटेड फॉर फाइलिंग द कैजुअल वैकेंसी। आ जाओ अब कहां पर, सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 के ऊपर, जो क्या कहता है कैजुअल वैकेंसी कितने दिन में फिल हो जानी चाहिए, विद इन 30 डेज। रिजाइन करके गया है कब, 20th ऑफ नवंबर को, तो 20th नवंबर को रिजाइन करके गया, इसके 30 डेज 20th ऑफ दिसंबर को। एंड बाय व्हाट लास्ट डेट जनरल मीटिंग फॉर अप्रूविंग द ऑडिटर एज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड शुड हैव बीन मेड। अब जो जनरल मीटिंग करनी है वो कितने पीरियड में, विद इन 3 मंथ। लॉ में क्या वर्ड यूज्ड है, फ्रॉम द डेट ऑफ रिकमेंडेशन बाय द बोर्ड। और मैंने आपको क्लास में ये डिस्कस भी किया था आपके साथ, रिकमेंडेशन वर्ड को हम यहां अपॉइंटमेंट वर्ड से मान सकते हैं, क्योंकि अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर रहा है। ध्यान आ रही है ये चीज। जब हम कैजुअल वैकेंसी की बात करते हैं, अच्छा इसमें नोट्स में है नहीं, वो दूसरे नोट्स फाइल के अंदर है। चलो ये तो वैसे आपको याद आ ही गया होगा। तो अब इस केस के अंदर अपॉइंटमेंट कब की है बोर्ड ने अपॉइंटमेंट कर दी 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर से 3 महीने, जनवरी फरवरी मार्च, 15 मार्च तक। तो 20 दिसंबर एक डेट, इस डेट तक फिल हो जानी चाहिए। बोर्ड ने फिल कर दी 15 दिसंबर को, उसके 3 महीने में दैट मींस अप टू 15 मार्च अप्रूवल आ जानी चाहिए। डी आंसर, सेक्शन 139 सब सेक्शन 8। सो इसके बाद बस 5 ही क्वेश्चन थे। तो ये हमारी 3 केस स्टडी है, केस स्टडी नंबर 2, केस स्टडी नंबर 4 एंड केस स्टडी नंबर 42। जो मेन चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है इन केस स्टडी के थ्रू, जो प्रैक्टिस आपको करनी है वो कॉन्सेप्ट की रिवीजन, सेक्शंस या फिर स्टैंडर्ड या क्लॉज नंबर, जैसे कारो है उसके पैरा क्लॉज नंबर, वो अभी आगे की केस स्टडीज में हमारे कारो की केस स्टडी आएंगी। तो वो चीजें आपको इंश्योर करनी है कि आप इन केस स्टडी के थ्रू एप्रोप्रिएट प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ केस स्टडी के थ्रू अपनी नॉलेज को चेक करें, वो एग्जाम के टाइम पर हो जाएगी। केस स्टडी के थ्रू आपकी नॉलेज की चेकिंग, अभी जो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इन केस स्टडी के थ्रू नॉलेज की चेकिंग के साथ साथ जो मेन एस्पेक्ट है वो है रिवीजन, रेफरेंसेस को याद रखना कि कौन सा कॉन्सेप्ट किस सेक्शन का है, किस स्टैंडर्ड का है, किस पैरा का है, किस क्लॉज नंबर का है। इन चीजों के ऊपर आपको प्राइमरी फोकस रखना है, राइट। तो ये हमारी 3 केस स्टडीज हमने आज कवर अप कर ली हैं और अब हम नेक्स्ट केस स्टडीज के सेशन में 3 केस स्टडीज और हैं जो इसी मॉड्यूल से रिलेटेड हैं, और वो कौन सी हैं, केस स्टडी नंबर 30, 31 एंड 35। ये 3 केस स्टडीज हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा एक चीज और,
आपकी बुक में ये केस स्टडीज कुछ आगे पीछे हो सकती हैं, डिपेंड करता है आपके पास कौन सी बुक का, आपके पास बुक का कौन सा एडिशन है। तो उसके रेफरेंस में मैंने आपको एक डिस्क्रिप्शन दिया था कि जो हमारी बुक के अंदर ये जो केस स्टडीज है, ये स्टडी मटेरियल की कौन सी केस स्टडीज हैं या आरटीपीज एमटीपीज की कौन सी केस स्टडीज है। जैसे हमने केस स्टडी 2 कवर की, ये स्टडी मटेरियल में 5वीं है या ये 8th है। 42 केस स्टडी हमने कवर की, ये स्टडी मटेरियल में भी है और नवंबर 21 की आरटीपी के अंदर भी आई हुई है, तो आप वहां से रेफर कर सकते हैं। हो सकता है जो बुक आपके पास अवेलेबल हो, जो हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड की गई है, वो इसके बाद का एडिशन हो, नवंबर 22 के बाद का, या फिर नवंबर 22 से पहला का कोई एडिशन हो। तो ये जो केस स्टडीज आपकी बुक में होंगी, ये हो सकता है कुछ आगे पीछे हो, तो आप अकॉर्डिंगली उन केस स्टडीज को फाइंड आउट कर लेंगे, इतना मैं मानकर चलता हूं। और नहीं मिले तो सिंपल, मैंने ये डिस्क्रिप्शन दे रखा है, इंस्टीट्यूट का सारा मटेरियल इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप वहां से इन केस स्टडी को रेफर कर सकते हैं। क्योंकि केस स्टडीज को तो याद रखना नहीं है, कॉन्सेप्ट को याद रखना है। तो केस स्टडी तो एक जरिया बनना चाहिए इन कॉन्सेप्ट की रिवीजन का, राइट। सो इस सेशन को यहीं पर ओवर करेंगे और नेक्स्ट सेशन के अंदर जो हमारा इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो का सेशन होगा, उसके अंदर जो 3 केस स्टडीज मैंने आपको और बोली हैं, केस स्टडी नंबर 30, 31, 35। केस स्टडी नंबर 30 बेसिकली कौन सी है? नवंबर 20 आरटीपी। केस स्टडी 31 मार्च 21 मॉक टेस्ट पेपर। केस स्टडी 35 मई 21 आरटीपी। ये 3 केस स्टडी हम और कवर करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, जो हमारा इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो का सेशन होगा। So, thank you very much. Goodbye and take care.